हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म विनर्स इंग्लिश एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे यहाँ पर हम कराएंगे जो आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये क्लास को आपको, इस सेशन को आपको एंड तक देखना है और इनसे जो है, इन सेशन से आपको कई सारी चीज़ों को आपको सीखना है, कई सारी चीज़ों को हम बीच में बताएंगे इसमें। तो आपको एंड तक बने रहना है ताकि पूरे क्लास का जो है आप लुत्फ उठा पाएँ और कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख पाए, ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझ पाए। क्योंकि देखिए, समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं है तब पर भी बीच बीच में हम कॉन्सेप्ट भी बीच में करा देंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के एंड तक देखना है और धैर्य बना कर रखना है, चीज़ों को अच्छे से सीखते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये हमारा सेशन है, पहला सेशन ऑब्जेक्टिव का। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के हमने पहले ऑथर के इंट्रोडक्शन को करा दिया है, इसके अलावा समरी करा दिए हैं। इसके अलावा इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, तो उसको भी हम करा देंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में। पहले हम यहाँ पर आपको कराना है ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव अगर आप इंग्लिश में अच्छा करते हैं ना, ग्रामर हो चाहे आप बुक का सेक्शन हो, ऑब्जेक्टिव जब तक अच्छा नहीं करेंगे तब तक आपका अच्छा खासा मार्क्स नहीं आएगा। 85 90 प्लस आपका मार्क्स नहीं आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या बताया गया, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जस्ट अ मिनट। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन। यहाँ पर देखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, बताइए। तो 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को जो है इसका जो है जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 2 अक्टूबर 1869 को इसका जो है, या 2 अक्टूबर 1869 को इसका जो है वो जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी ना, वो कैसे हुई थी आपको पता है। एक फैनिटी के हाथों जो है इसका मृत्यु हुआ था। मतलब मृत्यु नहीं कह सकते हैं इसको, जो है एक तरह से असिस्निएटेड किया गया था, इसका हत्या किया गया था। महात्मा गांधी का हत्या हुआ था और हत्या करने वाले जो थे वो नाथूराम गॉड्स थे यहाँ पर। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर इसका जो मृत्यु हुआ है वो कब हुआ है, तो 30 जन और 1948 को, यहाँ पर 30 जनवरी 1948 वी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 30 जनवरी 1948। चलिए, गांधी जी वॉज एसोसिएटेड, गांधी जी वॉज एसोसिएटेड विद विच जर्नल। किस पत्रिका से गांधी जी जो है वो एसोसिएटेड थे। तो यहाँ पर आपको कई सारे पत्रिका का नाम है, देखिएगा। बॉम्बे कॉर्निकल, इसके अलावा इंडियन मिरर, इसके अलावा यहाँ पर न्यू इंडिया और यंग इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हमने कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था जब हम आपको इस चैप्टर के बारे में बता रहे थे। तो वहाँ पर बताए थे कि यंग इंडिया जो आर्टिकल थे, यंग इंडिया जो जर्नल थे, उसको लेकर के जो है उस पे उन्होंने जो है आर्टिकल लिखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यंग इंडिया। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यंग इंडिया। क्योंकि आप जैसे यूट्यूब वगैरह पर कई सारे सेशन को देखते हैं, टीचर डायरेक्टली आंसर करवाते हैं, लेकिन आंसर से आपका काम बनने वाला नहीं है। आपको चीज़ों को बारीकी से सीखना पड़ेगा और तब आप एग्जाम में उसको अप्लाई करके अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर 4th नंबर हमारा क्वेश्चन ये है, महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स बिटवीन। और ये क्वेश्चन हाल ही में आया था। और ये क्वेश्चन आपका हाल ही में कब, तो ये क्वेश्चन आपका आया था 2025 में। यहाँ पर आप देखिएगा, महात्मा गांधी कब से कब तक इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किए थे, कब से कब तक, देख लीजिए एक बार, कब से कब तक वो इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए एक बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1915 to 1948। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 4था नंबर क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट से कुछ ऑब्जेक्टिव को लिया है और फिर यहाँ पर आपके चैप्टर से मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। कुल हमने इसमें
60 क्वेश्चन को लिया है और 60 क्वेश्चन से बाहर आपको देखने को एग्जाम में नहीं मिलेंगे। इसी में से अगर मिलेगा कहीं एक दो क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन आ रहा है तो इसी में से आएगा, इससे बाहर कभी नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी वॉज मोर अ देन पॉलिटिशियन, यहां पर क्या होना चाहिए, इसमें ब्लैंक जो है यहां पर क्या होना चाहिए, तो आप ध्यान दीजिएगा महात्मा गांधी एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक नेता, आध्यात्मिक नेता। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक फेमस लीडर तो थे ही वो, इसके अलावा रिलीजियस भी थे, स्पिरिचुअल और यहां पर ग्लोबल। तो यहां पर जो ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है वो कौन सा होगा, तो स्पिरिचुअल लीडर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका 5वां नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन, स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता, आध्यात्मिक नेता। तो एक यहां पर आप ऐसे बोल सकते हैं आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नेता। तो एक पॉलिटिशियन, एक राजनेता से ज्यादा वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे यहां पर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्पिरिचुअल लीडर। उम्मीद कर रहे हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि कोई ये क्वेश्चन जो भी हम आपको बता रहे हैं वीडियोस में वो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, he is our father of nation also he is popularly known as। देखिए सबसे पहले उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमने एक प्रोनाउन यूज किया है कि वो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, और साथ ही साथ वो क्या थे बताएंगे यहाँ पर, उसे किस नाम से वो लोकप्रिय थे। तो यहाँ पर बापू के नाम से जो है महात्मा गांधी लोकप्रिय थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिज मेन वेपन, हिज मेन वेपन, वेपन का मतलब क्या होता है, हथियार, या आप बोल सकते हैं जिससे हम लोग लड़ाई करते हैं, ट्रुथ एंड। तो महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे के पूरे जीवन अवधि में उन्होंने सत्य और अहिंसा को हथियार के रूप में यूज किया है। मतलब उन्होंने कभी भी जो है लड़ाई झगड़ा से किसी भी मैटर को सुलझाया नहीं है, हमेशा अहिंसा को फॉलो किए हैं, नॉन वायलेंस को फॉलो किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखिएगा, ऑनेस्टी, काइंडनेस, कॉर्टसी, इसके अलावा नॉन वायलेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। यहाँ ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी जो है वो इसको काफी प्रीफर किए हैं, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस को शुरू से ही, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस को ये प्रीफर किए हैं। तो ये इसके एक तरह से बोल सकते हैं कि ये प्रिंसिपल थे, इसी बेसिस पर वो काम कर रहे थे अपना, मतलब कभी भी किसी भी लड़ाई वगैरह में इसको जो है वो हथियार के रूप में यूज कर रहे थे, विपेन के रूप में यूज कर रहे थे। तो यहां पर 7वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉन वायलेंस। क्या हो जाएगा, नॉन वायलेंस। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी वॉज असिस्नेटेड, असिस्नेटेड मतलब होता है हत्या कर देना, मतलब किसी का हत्या किया गया। तो महात्मा गांधी का हत्या किया गया बाय फैनेटिक, फैनेटिक का मतलब क्या होता है, जो अंधभक्त होते हैं, अंधभक्त, अंधभक्त कह सकते हैं या धर्म विरोधी कह सकते हैं, राइट। तो अंधभक्त या धर्म विरोधी दोनों में से जो भी आपको लगे वो कह सकते हैं। तो फैनेटिक क्या, तो फैनेटिक का नाम क्या था, तो यहां पर ये तो नहीं होगा, नित्यानंद राय तो नहीं होगा, ऋषभ सिंह भी नहीं होगा, सूर्या सिंह भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाथूराम गॉडसे, नाथूराम गॉडसे इसका राइट आंसर है। और ये सभी को पता है महात्मा गांधी का हत्या हुआ था, जो भी लोग महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं उनको पता होगा ये बात। चलिए, और असिस्नेटेड का मतलब होता है हत्या, हत्या करना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहां पर है 9 नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द थीम, यानी कि व्हाट इज द, क्या इसका विषय वस्तु है, एक तरह से बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं ये कि उसका क्या थीम था, क्या उद्देश्य था। व्हाट इज द थीम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो महात्मा गांधी है उसके ऑटोबायोग्राफी का थीम क्या था, या उसके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो आप ये बोल सकते हैं ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि इसका मतलब होता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरा प्रयोग। तो व्हाट इज द थीम ऑफ ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, यहां पर आत्मकथा। क्या होता है, आत्मकथा।
आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब आप समझिए, एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, इसलिए हमने आपको बताया कि हम डिस्कस करते भी चलेंगे यहाँ पर। बायोग्राफी होता है एक, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, दोनों में अंतर होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का कहानी अपने ही हाथों से लिख रहा है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं आत्मकथा, आत्मकथा। और एक होता है बायोग्राफी जिसका मतलब होता है जीवनी, जिसका मतलब होता है जीवनी। जब किसी व्यक्ति की कहानी कोई दूसरे हाथों से या दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोला जाता है। तो यहाँ पर यहाँ से क्लियर हो गया कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी है, एक आत्मकथा है जो अपने हाथों से उन्होंने लिखा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, द एग्जिस्टिंग चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम। देखिएगा एक चीज और हम आपको बताना चाह रहे हैं, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जब भी हम बात करते हैं इसकी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो एक चीज यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो लिया गया है ना, ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये किस चैप्टर से लिया गया है या कि ये किस किताब से लिया गया है, तो इसको लिया गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका एक आत्मकथा है, उसी में से इसको लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्योंकि महात्मा गांधी ने उसमें इंडिया के सभ्यता और संस्कृति के बारे में चर्चा किया है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से जो है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दिस चैप्टर he has compared इंडियन सिविलाइजेशन टू द। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी ने किसको टारगेट किया है, तो महात्मा गांधी ने किसी को टारगेट नहीं किया है। महात्मा गांधी ने दो सभ्यताओं में तुलना किया है, कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पर कौन कौन सभ्यता, तो एक इंडियन सिविलाइजेशन का वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो तुलना किया है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन चांद के पार चलो। तो यहां पर अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैज रिटन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, किसने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा है। ये तो कोई बता देगा यहाँ पर, इसको तो कोई भी बता देगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है तो कोई भी बता देगा। जो बच्चा 12th में पढ़ रहा है उसका पहला ही चैप्टर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महात्मा गांधी, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा दिस टाइप ऑफ प्रोज पीस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, किस तरह का रचना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस तरह की रचना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये एक एस्से है, एस्से मतलब निबंध होता है, क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्से, यहां पर सी चांद के पार चलो, इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट, यहां पर देखिएगा व्हाट वाज दैट, वो क्या था, आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विथ, वो क्या था जिससे हमारे पूर्वज जो है वो संतुष्ट रहते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विलेज, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है ना वो विलेज छोटे छोटे गांव से संतुष्ट रहते थे, कभी भी वो शहर की तरफ जाते या जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि शहर में चोर थे, गैंग थे, चोरों का, डकैत का गैंग था, वहां पर प्रोस्टिट्यूशन थी, कई सारी चीजें वहां पर बुरी थी। इसके वजह से हमारे पूर्वज गांव का और एक स्वच्छ वातावरण में रहना पसंद करते थे यहाँ पर, इसके वजह से वो कभी भी बाहर की तरफ शहर की तरफ जाना पसंद नहीं करते थे। और हमारा टैगलाइन भी है, हमारा टैगलाइन क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब की बार इंग्लिश और हिंदी में 90 पार। मतलब अगर आप मेरे से अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो अगर आप नज़दीक के कहीं पर है तो ऑफलाइन में आप आ सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन से भी जुड़ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु रोट, किसने लिखा है फेमस बुक, यहां पर द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। यहां पर इस बुक का नाम है रोमन एम्पायर, जो था एक रोमन साम्राज्य, रोम का सभ्यता को यहाँ पर रोम के सभ्यता को, रोम का जो सभ्यता था या रोम का जो साम्राज्य था उसका जो है पतन कैसे हुआ, वो पतन कैसे हुआ उस पर एक बुक लिखा गया था, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर।
तो वो फेमस बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड गिवन। एडवर्ड गिवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा ऐसे कि गिवन का संपर्क कहां से है? गिवन, एडवर्ड गिवन एसोसिएटेड विद, तो ये क्वेश्चन हम इसमें डाले हुए हैं, तब पर भी आप समझ लीजिए गिवन का जो यहां पर है वो इटली से इसका जो है संपर्क है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, गिवन का जो एसोसिएशन है वो कहां से है? तो इटली से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पर सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट मेन पाथ ऑफ ड्यूटी। यहां पर डायरेक्टली लाइन लिया गया है कि सिविलाइजेशन वह है जो आचरण के तरीका या आचरण के व्यवहार को आचरण के व्यवहार जिससे पता चलता है और जो हमें बताता है किसी कर्तव्य के रास्ता को, यानी कर्तव्य के रास्ता हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो हमें कौन बताता है? तो सभ्यता बताता है। तो सभ्यता आचरण का व्यवहार का वह तरीका है जो हमें बताता है अपने कर्तव्य के रास्ता को। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाथ ऑफ ड्यूटी। पाथ ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य होता है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य होता है, पाथ मतलब रास्ता होता है। यहाँ पर द ग्लोरी, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? द ग्लोरी ऑफ इंडिया, भारत की जो शान है, जो महिमा है, जो उसकी खूबसूरती है, इज दैट रिमेन्स, भारत की खूबसूरती आज भी इमोवेबल है। ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया आर्ट्स में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये अभी मूवेबल है। मूवेबल का मतलब क्या होगा? ये अभी गतिशील है। गतिशील है क्या बताइए? नहीं। ग्लोरियस है, ये भी नहीं होगा। यहां पर ये स्थिर है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है। ग्लोरियस मतलब आकर्षक होता है। तो यहां पर अगर बात करें तो आज भी इंडिया की जो महिमा है, जो सुंदरता है, जो उसकी शान है, वो स्थिर है, मतलब उसमें कोई भी इधर उधर नहीं हुआ है। वो आज भी वो जैसे पहले था वैसे ही आज भी टिका हुआ है। उस पर हमें ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु वर फेरोज। ये ध्यान दीजिएगा, फेरोज हम किसको कहते हैं? देखिएगा, जो मिस्र का राजा था, मिस्र मतलब होता है इजिप्ट। इजिप्ट को हम हिंदी में मिस्र कहते हैं। तो मिस्र का जो इंपेरियर था, मतलब वहां का जो किंग था ना, तो उसको हम क्या बोलते थे? फिरौन। फिरौन बोलते थे। उसी से बन गया यहाँ पर ये फेरोज, मतलब हिंदी में उसको फिरौन बोलते थे, फिरौन, बट यहाँ पर इंग्लिश में उसे क्या कहा गया? फेरोज कहा गया। फेरोज, बहुत लोग उसको फेराओस बोलते हैं, बट फेराओस नहीं होता है, फेरोज होता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है फेरोज कहाँ के रूलर थे, कहाँ के शासक थे? तो इजिप्ट के शासक। रूलर मतलब शासक होता है, इजिप्ट मतलब मिस्र है। जैसे हम लोग दिल्ली को दिल्ली कहते हैं, उसी प्रकार से इजिप्ट को मिस्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। व्हाट डज गुजराती इक्विवेलेंट्स फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, यहाँ पर कॉमर्स और साइंस में। यहाँ पर कहा गया कि गुजराती जो है ना, सिविलाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं? सिविलाइजेशन का मायना अगर हमें एक मायने में समझना हो कि सिविलाइजेशन को गुजराती क्या मानते हैं, तो गुजराती की नज़र में होता है अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। जिसका अच्छा आचरण होता है, इसका मतलब उसका सभ्यता भी अच्छा कहीं ना कहीं रहा होगा। तो यहाँ पर अच्छा आचरण को रिप्रेजेंट करता है, अच्छा आचरण को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट हो जाएगा। चलिए, गुड बिहेवियर भी आपको लग रहा होगा, बट गुड मैनर भी लग रहा होगा, गुड कैरेक्टर भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड कंडक्ट, मतलब होता है अच्छा आचरण। तो गुजराती की नज़र में सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है अच्छा आचरण। चलिए, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप, इंडियन सिविलाइजेशन किसकी पूजा करते हैं, किसको बढ़ावा देते हैं? तो यहां पर ये बढ़ावा देते हैं क्या इमोरलिटी को? नहीं, ये बढ़ावा देते हैं इमोरलिटी को नहीं। क्यों? क्योंकि ये बढ़ावा देते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कैरेक्टर को बढ़ावा देते हैं? नहीं। इसके अलावा गुड कंडक्ट को बढ़ावा देते हैं? नहीं। किसको बढ़ावा देते हैं? मोरालिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरालिटी। यानी कि ये इंडियन सिविलाइजेशन नैतिकता की पूजा करते हैं, नैतिकता को बढ़ावा देते हैं, अनैतिकता को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को एक बार देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 21 नंबर, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब खुशी होता है। महात्मा गांधी कहते हैं खुशी आपके मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति थोड़ा से भी खुश है और कोई व्यक्ति ज़्यादा से भी खुश नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया कि हैप्पीनेस इज अ लार्जली अ मेंटल कंडीशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज या इमेजिनेशन। सबका मतलब हम आपको बताते हैं। फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है
भौतिक स्थिति, भौतिक स्थिति या शारीरिक स्थिति भी कह सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब होता है मानसिक स्थिति या दिमागी स्थिति बोल सकते हैं। इसके अलावा डिजीज का मतलब रोग होता है, मतलब बीमारी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना, जो हम सोचते हैं उसको बोलते हैं इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मेंटल कंडीशन। तो यहाँ पर हैप्पीनेस किस पर निर्भर करता है, तो हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी खुश है और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा से भी खुश नहीं है। तो महात्मा गांधी ने बात कहा है कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। महात्मा गांधी कहते हैं कि खुशी जो है वो हमारे बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो एक मानसिक स्थिति है, एक जो है मानसिक स्थिति है। ये हमारे माइंड पर निर्भर करता है कि हम कितना से खुश है और कितना से खुश नहीं है। ये बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सैक्रिफाइस मतलब होता है त्याग। सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। अब देखिएगा यहां पर क्या है, सैक्रिफाइस कौन करते हैं, सैक्रिफाइस को जो करते हैं, सैक्रिफाइस का मतलब त्याग होता है। जो घर द्वार अपने परिवार को छोड़ देते हैं उसको बोलते हैं एक तरफ से सैक्रिफाइस कर दिया। तो सैक्रिफाइस कौन लोग करते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं। ऋषि मतलब महात्मा जो होते हैं, ऋषि जिसको हम बोलते हैं। ऋषि हो गया, जैसे मुस्लिम में फकीर होता है, तो ऋषि और फकीर जो होता है ना वो त्याग कर देता है घर का, मतलब वो मांग चांग कर खाते हैं, मतलब कभी भी मतलब अपने घर वगैरह में नहीं जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, किसका एम होता है, सोल एम। सोल एम किसका होता है, एम किसका लक्ष्य होता है कि अपने घर को अपने सब कुछ को त्याग कर देना। तो एक ऋषि का एक फकीर का, अगर फकीर भी रहता तो उसका वो आंसर होता, ऋषि इसका राइट आंसर होगा। ऋषि मतलब मुनि महात्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, यूरोपियन, यूरोपियन किस सभ्यता को कहा जाता है, तो वेस्टर्न यूरोपियन सिविलाइजेशन किस सिविलाइजेशन को कहा जाता है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कहा जाता है यहां पर कौन सा सभ्यता, ये यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए अगर हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाना चाहते हैं तो भारत के लिए ये ऋण साबित होगा। ऋण मतलब क्या होता है, एक तरह से बर्बादी। तो भारत के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है कौन चीज, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन। यूरोपियन सिविलाइजेशन भारत के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा है हमें किसी का देखा देखी नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के देखा देखी करते हैं कि वो कर रहा है तो हम भी करें, तो फिर वहां पर हमारा बर्बादी वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये काम हमें नहीं करना है। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन, इसका कई सारा नाम है यहाँ पर, मॉडर्न सिविलाइजेशन भी इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न सिविलाइजेशन भी इसका नाम है। तो ये सब जो है, मेटेरियल सिविलाइजेशन भी इसका नाम है, तो कई सारा इसका नाम है। तो इसका राइट आंसर ऋण हो जाएगा। रियल मतलब वास्तविक होता है, लिविंग मतलब सजीव होता है, सजीव होता है। यहाँ पर वांट मतलब चाहत होता है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऋण, मतलब भारत के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। नेक्स्ट, ये वाला टैगलाइन याद रखिएगा। अगर आप मेरे से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पे भी आप क्लास कर सकते हैं, हम आपके लिए पूरा सेशन अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ से भी आप एक प्रीमियम कंटेंट का जो है लुत्फ उठा सकते हैं, यहाँ से भी एक अच्छा कंटेंट का आप एक्सेस ले सकते हैं। चलिए, टू ऑब्जर्व, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी। मोरालिटी को ऑब्जर्व करना, मोरालिटी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को अवलोकन करते हैं, और इसका मतलब होता है हमारे अटेन करना। अटेन मतलब मास्टरी अटेन करना, महारत हासिल करना किन चीज़ों के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे माइंड मतलब हमारे मन और हमारे जुनून भावनाओं के ऊपर जो है ना, इस पर मास्टरी करना, ये हमारे मोरालिटी का जो है वो काम होता है। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मोरालिटी को और अटेन करते हैं अपने माइंड पर और अपने पैशन पर कंट्रोल को हम लोग उस पर जो है बीजे पाने का प्रयास करते हैं। मतलब हम लोग पहले मोरालिटी को ऑब्जर्व करते हैं और चाहते हैं कि हम अपने मन और हम अपने जुनून पर, भावनाओं पर कंट्रोल करें, ताकि हम अपने पैशन में ना बहे, अपने भावनाओं में ना बहे, क्योंकि भावनाओं में बहने से मन हमारा कुछ भी करा सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अटीक सिविलाइजेशन। अटीक सिविलाइजेशन एक सभ्यता था, कहाँ का सभ्यता, तो ये सभ्यता ग्रीस का था। चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। रोम का सभ्यता था एक, इंडिया का इंडियन सिविलाइजेशन है, ग्रीस का है, ग्रीस का ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ग्रीस। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, अटीक सिविलाइजेशन कहाँ से संबंध रखता है, तो ग्रीस से रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस। 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। व्हाट डज
गोल्डन फ्लीस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें हमने आपको बताया था गोल्डन फ्लीस का मतलब ऐसा चीज होता है जिसको पाना मुश्किल होता है, जिसको हम बोलते हैं डिफिकल्ट टू फाइंड, मतलब जिसको पाना मुश्किल होता है इसको हम बोलते हैं डिफिकल्ट टू फाइंड। आसान होता है तो होगा नहीं, कोई नया चीज होगा नहीं, कोई प्यारा चीज होगा नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदुज्म का मतलब है हिंदुत्व। हिंदुज्म हैज मेड मार्वेलस, यहां पर अद्भुत इसका मतलब होता है डिस्कवरीज इन थिंग रिलीजन स्पिरिट एंड सोल, एंड सोल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर सोल। तो हिंदुत्व ने एक ऐसा आकर्षक एक अद्भुत डिस्कवरी किया है, एक खोज किया है किन चीजों में, तो यहां पर रिलीजन में, इसके अलावा स्पिरिट में, इसके अलावा एक सोल आत्माओं में। तो यहां पर इन तीनों चीजों में उन्होंने खोज किया है। और इंडियन सिविलाइजेशन में कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा कि हिंदुज्म में कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसको अभी तक जिंदा रखा है, और वो चीजें हैं यहाँ पर स्पिरिट, वो चीजें हैं इंटेग्रिटी, वो चीजें हैं यूनिटी, और कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा इंडियन सिविलाइजेशन और हिंदुज्म जो है वो आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है। सारा सभ्यता सारा रिलीजन खत्म हो गया, लेकिन अब आज भी हिंदुज्म का जो है अस्तित्व आज तक ये बना कर रखा हुआ है। कहा जा रहा है यहाँ पर द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, इंडियन सिविलाइजेशन का टेंडेंसी प्रवृत्ति किसको बढ़ावा देने में है, तो यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देते हैं, तो मोरालिटी या मोरल बीइंग। यहाँ पर अगर मोरालिटी भी होता तो इसका राइट आंसर वही होता, मोरालिटी भी इसका राइट आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मोरल बीइंग का भी वही आंसर मतलब होता है, तो सेम यहाँ पर इसका हो जाएगा। मोरालिटी हो या इस दोनों का मतलब नैतिक गुण होता है या नैतिक मूल्य होता है, नैतिक मूल्य होता है, तो इसका राइट आंसर। अब नैतिक मूल्य क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर का मन कहता है हमें क्या करना चाहिए, इसके बावजूद भी उसके विपरीत हम काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने नैतिक मूल्य के जान करके भी हम अनैतिक कामों को कर रहे हैं। अनैतिक मतलब गलत काम, नैतिक मतलब अच्छा काम, राइट। आगे देखिए यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो गया इंडियन सिविलाइजेशन का जो झुकाव है वो किसके तरफ है, तो यहाँ पर वो है मोरालिटी की तरफ या मोरल बीइंग की तरफ। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंसियंट डेज, इन इंसियंट डेज प्राचीन दिनों में यानी पुराने दिनों में कॉमन पीपल जो सामान्य लोग थे वो इंजॉय करते थे किसको, तो यहां पर ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल के बारे में हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, जो हमारे पूर्वज थे वो ट्रू होम रूल को फॉलो कर रहे थे, ट्रू होम रूल। देखिए ट्रू होम रूल हम आपको पहले भी बताया था एक बार, ट्रू होम रूल एक ऐसा रूल था जो कोई भी हमारे समाज में डिस्प्यूट हुआ, कोई भी चीजें क्रिएट हुई, उसको हम अपने समाज में भी खत्म करते थे, उसको किसी कोर्ट केस वगैरह पे हम ध्यान नहीं देते थे, जिसको आजकल हम लोग पंचायत वगैरह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ट्रू होम रूल में हम लोग अपने गांव में ही चीजों को यहाँ पर सलटा लेते थे, चीजों को उतना मतलब बाहर आगे बढ़ने नहीं देते थे। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीजें थी, और इससे हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो सामान्य लोग थे वो खुश रहते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू होम रूल। और ये हमारे पूर्वज के द्वारा जो है इसको फॉलो किया था। आजकल थोड़ा भी किसी को कुछ हो जाता है, कपार फोड़ दिया, तुरंत जो है केस कर देता है, सुन पा रहे बात, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान होता है, आपका भी पैसा खर्च हो रहा है, सामने वाला का भी खर्च हो रहा है। और समाज में ऐसा कुछ नियम था जिसके उसी समाज में कोई भी झगड़ा हुआ किसी भी तरह का, तो उसी में हम उसको निपटा लेते थे, कहीं बाहर को केस किसी पर नहीं करते थे, किसी कोर्ट केस के तरफ मुराव नहीं करते थे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हु सेज, किसने कहा था कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कि मनुष्य की जो मन है वो एक बेचैन पक्षी है, एक बेआराम पक्षी है, वो जो कभी आराम नहीं करता है। ये बात किसने कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहना है कि मन हमारा बेचैन पक्षी है जो कभी आराम नहीं करता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर एंसेस्टर डिसीडेड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वज ये जानते थे कि अगर हम बुरी चीजों के हमें लत पड़ जाएगी तो हमारा बर्बादी तय है, इसलिए हमें उन चीजों से दूर रखते थे। किन चीजों से, यहाँ पर लग्जरी एंड प्लीजर्स, यानी कि भोग विलास, जिसको बोलते हैं यहाँ पर एक तरह से जो सुखी जीवन बोल सकते हैं, या भोग विलास की जिंदगी से, या ऐशो आराम की जिंदगी से हमें दूर रखते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लग्जरी एंड प्लीजर्स। लग्जरी एंड प्लीजर्स का मतलब क्या होता है, ऐशो आराम। तो ऐशो आराम की जिंदगी से हमें हमारे पूर्वज दूर रखते थे, क्योंकि अगर हम ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगते हैं तो हमारा पतन तय हो जाता है, क्योंकि हम अपने लाइफ को लेकर के कुछ सोचना बंद कर देते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए हमारे पूर्वज ये जानते थे कि ऐशो आराम की जिंदगी से हमें दूर रखना है, अपने बच्चों को दूर रखना है, और उनको
ये बोलना है कि भाई किसी भी काम को हमें अपने हाथ पैर से करना है ताकि हम ज्यादा स्वस्थ रहे और हम अपने लाइफ को अच्छे से व्यतीत कर पाए। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आवर फोरफादर, फोरफादर का मतलब एंसेस्टर ही होता है। सो दैट किंग एंड देयर सोर्ड्स वर इंफीरियर टू सोर्ड ऑफ इथिक्स हो जाएगा। सोर्ड ऑफ इथिक्स का मतलब होता है जिह्वा की तलवार। तो जिह्वा की तलवार कहा गया कि हमारे पूर्वज ने देखा है इस बात को कि जो किंग है मतलब राजा है, राजाओं और उनके तलवार जो है घटिया है किसके सामने, तो सोर्ड ऑफ इथिक्स, जुबान का जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड, हाँ, जुबान का जो एक तरह से एक जुबान हमारा तलवार की तरह काम करता है। कई बार जो है ना, कई बार हमारे जुबान का बात इतना खराब हो जाता है, आप देखिएगा गांव में आप बोलिए, देखते होंगे जुबान की तलवार कह सकते हैं। तो कई बार जुबान हमारे बात से ऐसी चीजें दूसरे को लग जाती है कि वो मेरे से एक ही सेकंड में सब कुछ तोड़ लेता है। तो कहीं ना कहीं तलवार से ज्यादा चोट लग जाता है उस बात का, तो उसको बोलते हैं सोर्ड ऑफ इथिक्स। सोर्ड ऑफ इथिक्स नीति शास्त्र का जो तलवार होता है, जुबान एक तरह से तलवार की तरह काम करता है। नीति शास्त्र का तलवार वो कहीं ना कहीं जो है हमें क्या करता है कि तुरंत ही अपने सारे चीज खत्म कर देता है। ऐसे आप गांव में सुने होंगे कि अगर आपका जुबान अच्छा है, मतलब वही जुबान आपको क्या खिलाता है, पान खिलाता है, और वही जुबान जो है आपको जूता खिलाता है। तो अगर आप अच्छे बातों को लेकर चलते हैं तो वो आपको अच्छा फील करवाता है, खराब बातों करते हैं तो यहाँ पर वही आपको खराब फील करवाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोर्ड ऑफ इथिक्स। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। हमारा माइंड जो है ना वो बेचैन पक्षी है जो हमेशा कैसे रहता है, तो अनसेटिस्फाइड रहता है, मतलब कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है। सिक मतलब बीमार होता है, और अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट, थर्स्टी मतलब प्यासा, हंग्री मतलब भूखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनसेटिस्फाइड। कितना भी उसको मिल जाएगा वो हमेशा जो है अनसेटिस्फाइड रहता है, कभी भी वो संतुष्ट नहीं रहता है। वी आर इन अ डेंजर बाटनिंग अवे परमानेंट गुड्स फॉर मोमेंट्री प्लेजर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस खतरे में अभी है कि हम लोग क्षणिक खुशी के लिए अपना परमानेंट गुड्स को गवा देते हैं, हमारा जो अस्थायी संपत्ति है उसको भी हम गवा देते हैं। अब देखिएगा, छोटी खुशी के लिए हम जो है क्या करते हैं, अपने पूरे जीवन का जो प्रतिष्ठा है, एक बार अगर आपका प्रतिष्ठा चला गया, एक बार आप अगर कैरेक्टरहीन हो गए, अगर चरित्रहीन हो गए, तो कहीं ना कहीं कैरेक्टरलेस हो गए, तो आप दोबारा से अपने कैरेक्टर को नहीं बना सकते हैं। तो क्षणिक खुशी के लिए हम अपने कैरेक्टर को खराब कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया कि हम लोग अभी खतरे में है, कि हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं कि क्षणिक खुशी के लिए हम अपने परमानेंट गुड्स को क्या करते हैं, गंवा देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोमेंट्री प्लेजर्स। यहाँ पर दिया हुआ है प्लेजर्स। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि हम इस खतरे में हैं कि हम लोग अभी खतरे में किस में है, कि हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं कि अपने क्षणिक खुशी के लिए अपने परमानेंट गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वांट्स। हमारा माइंड जो है बेचैन पक्षी है, वो जिसको जितना मिलता है उतना ही चाहता है। तो यहाँ पर वांट होना चाहिए, वांट्स। चलिए, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख पा रहे होंगे। अगर आपके फ्रेंड सर्कल है जो पढ़ाई करते हैं, वहां पर भी इस वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं, और यहाँ से भी उस स्टूडेंट को भी शेयर कर सकते हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, राइट। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एबव अ सर्टेन लेवल, एक निश्चित स्तर के बाद जो है फिजिकल हार्मनी, जो हमारा फिजिकल हार्मोनी है, शारीरिक संतुलन है, बिकम हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। एक अगर हम ज़्यादा अपने शरीर को आराम देने लगते हैं तो क्या होता है ना, वो आपको मदद करने के बजाय, मतलब आपको मदद करने के बजाय आपके लिए बाधा बन जाता है। तो हिंड्रेंस का मतलब बाधा हो जाता है, पैशन मतलब जुनून होता है, फैशन मतलब एक तरह से शौक हो जाता है, बर्डन मतलब बोझ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। वेस्टर्न फिलोसफर का कौन सा सिद्धांत था इसमें से? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये नहीं था। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जिसको ये भी कहा जा सकता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा।
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इसका मोटो नहीं था। वेस्टर्न फिलोसफर जो यहाँ पर पश्चिमी जो फिलोसफर थे, जो दर्शन शास्त्री थे, उनका एक सिद्धांत था कि हमें अपने जीवन को सादा रखना है और विचार को उच्च रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिंपल लिविंग या प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सिविलाइजेशन इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड? ऐसा कौन सा सभ्यता है जिसे दुनिया में पराजित नहीं किया जा सकता है, जिसे पछाड़ा नहीं जा सकता है? तो वो एक ही सभ्यता है, और वो एक ही सभ्यता क्या है? तो वो है आपका इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन किस पर आधारित है? तो नॉन वायलेंस पर कतई नहीं होगा, यहाँ पर कम्युनलिज्म ये भी नहीं होगा, मैटेरियलिज्म इस पर होगा, क्योंकि ये मैटेरियलिज्म को फॉलो करता है। भौतिकवाद, जिसका मतलब क्या होता है? भौतिकवाद, तो भौतिकवाद पर यह आधारित है, ये भौतिकवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। मशीनरी मतलब होता है मशीन, मशीनरी मेक्स अस स्लेव, एज अ रिजल्ट वी लॉस आवर मोरल फाइबर। मशीन हमें क्या बनाता है? गुलाम बनाता है, और उसका ही परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने नैतिक मूल्य को खो देते हैं, यानी कि हम अपने मोरल फाइबर को खो देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरल फाइबर, यानी कि नैतिक गुण को खो देते हैं। मशीनरी हमें गुलाम बनाता है। अब देखिएगा, मशीन टेक्नोलॉजी पर हमारे पूर्वज क्यों नहीं, हमारे पूर्वज नहीं जानते थे क्या आविष्कार करना? हमारे पूर्वज, गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज जानते थे आविष्कार करना, बट हम इसलिए नहीं करते थे कि हम क्या करते हैं कि हम उसके गुलाम हो जाएंगे। अगर हम उसके गुलाम हो गए तो हम उससे उभर नहीं पाएंगे, इसके वजह से जो है वो उस पर फोकस नहीं कर रहे थे। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? आवर एंसेस्टर एंजॉयड, किसको एंजॉय कर रहे थे? किसको एंजॉय कर रहे थे बताइए? तो होम रूल, होम रूल को एंजॉय कर रहे थे, ट्रू होम रूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा होम रूल, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर है, ब्लैंक आर द रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। पुरानी प्राचीन इजिप्ट का शासक का क्या नाम था? उसका नाम था फेरोज। राइट आंसर फेरोज होगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2018 में। आगे देखिए नेक्स्ट, द सेंटेंस आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, कुछ तो हिंदुज्म में है, इज टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? तो इंडियन एंड कल्चर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हिंदुज्म की बात हो, जब भी इंडियन सिविलाइजेशन या इंडियन की बात हो, यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन को प्रीफर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। यहाँ पर आवर फोरफादर डिड नॉट इवेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वज मशीनरी का आविष्कार करना, हमारे पूर्वज मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे। एक सेकेंड, जस्ट बिकॉज, यहाँ पर आवर फोरफादर डिड नॉट इवेंट मशीनरी, हमारे पूर्वज ने कभी जो है मशीनरी का आविष्कार नहीं किया। बिकॉज, क्यों नहीं किए? क्योंकि वो जानते थे कि हम उनके गुलाम हो जाएंगे। दे न्यू, वो जानते थे, वी वुड बिकम अ स्लेव्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, कि हम जानते थे, सॉरी, वे लोग जानते थे कि हम उसके क्या बन जाएंगे? यहाँ पर गुलाम बन जाएंगे। यहाँ पर आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, वर दे सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज एंड ट्रू होम रूल, मतलब कौन स्मॉल विलेज से संतुष्ट रहते थे और ट्रू होम रूल से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो है, पूर्वज को हम एंसेस्टर या फोरफादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, वर दे सेटिस्फाइड, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, यहां पर देखिएगा, वर दे सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल, ट्रू होम रूल से कौन संतुष्ट थे? तो हमारे एंसेस्टर। दो बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई बिलीव दैट, मुझे भरोसा है, दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ये कहां से लिया गया है? आप देखिएगा, इंडिया की जब भी बात करेंगे, इंडिया की बात जब भी करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है इसी से लिया गया है, यहीं से ये लाइन लिया गया है। सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कुछ तत्कालीन और कुछ बहुत तेज परिणाम ने हमें चौंका कर रख दिया है, हमें पागल बना दिया है, हमें देखकर चौंक गए हैं और हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। ये कहाँ से ये लाइन लिया गया है? तो ये इंडियन सिविलाइजेशन से ये लाइन लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 49 नंबर देखिएगा। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट
विच पॉइंट आउट मेन पाथ ऑफ ड्यूटी, ये एक लाइन कहां से लिया गया है? यहां पर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन यहां पर हाइड कर देता है, तो ड्यूटी यहां पर होगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लाइन लिया गया है, कि इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करे, ध्यान दीजिएगा। द मोर वी इंडल्ज इन अवर पेशेंस, जितना हम अपने भावनाओं में बहेंगे, जितना हम अपने भावनाओं में बहेंगे उतना ही हम बेलगाम होते जाएंगे, अनब्रिडल्ड होते जाएंगे। दे बिकम अनब्रिडल्ड, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ये लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ऑब्जर्विंग ऑल दीज आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो एंसेस्टर की जब भी बात होगी, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्टर्न फॉर मेनी थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वन लेसन फ्रॉम आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने बहुत सारी चीज वेस्टर्न लिटरेचर सीखा है। वेस्टर्न की बात जब भी होगा तो आप समझिएगा यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया है, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में ही मतलब उसी में वेस्टर्न सिविलाइजेशन का भी चर्चा किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न। यहाँ पर वेस्टर्न 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 अगर जब भी आए तो इंडियन सिविलाइजेशन को आपको इसमें टिक करना है, कोई दिक्कत? आगे देखिए नेक्स्ट। इंडियन सॉरी व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद पूछा गया इट इज अ वर्शिप ऑफ मटेरियल, तो अगर पूछेगा यहाँ पर मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो इसमें भौतिकता की पूजा होती है, भौतिकवाद की पूजा होती है, यानी कि इसमें मटेरियल चीजों की पूजा होती है, मटेरियल चीजों की बढ़ावा यहाँ पर उसको दिया जाता है। इन नो सिविलाइजेशन, कोई सभ्यता ऐसा नहीं है जिसमें सभी मानव, जिसमें सभी व्यक्ति, सभी लोग अटेन किए हैं फुल परफेक्शन। तो परफेक्शन किसी भी सभ्यता के लोगों में नहीं है। परफेक्शन वाले लोग जो है यहाँ पर रहता ही नहीं है। जो पूरे परफेक्ट होता है उसको ईश्वर ही उठा लेता है यहाँ पर। इसके वजह से परफेक्ट कोई भी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ खामियां है। तो कोई भी सभ्यता ऐसा नहीं है जिसमें सारे के सारे मानव जो है वो परफेक्ट है, परफेक्शन है, पूर्णता हासिल उनको है। देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज कीप्ट अलाइव, हिंदुइज्म में कुछ ऐसा तो है जिसने आज तक उसे जीवित रखा है। अलाइव का मतलब जीवित रहना, अभी तक। ये लाइन कहां से लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हिंदुइज्म की बात जब भी हो आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को यहां पर लेकर चलना है। हमने ये क्वेश्चन पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन जो है गिवन वाला क्वेश्चन आता है। इसका पूरा नाम है एडवर्ड गिवन, ये राइटर है एडवर्ड गिवन, एडवर्ड गिवन है, ध्यान दीजिएगा। तो ये एडवर्ड गिवन का जो एसोसिएशन है, संबंध है, वो कहां से है? तो इटली से है। ये हमने आपको पहले ही बताया था। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 57 नंबर। गांधी जी विजिटेड चंपारण, चंपारण वो कब विजिट किए थे? तो यहां पर 19 चंपारण विजिट किए थे। यहां पर चंपारण से ही तो क्या स्टार्ट किए थे? सत्याग्रह, सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट मतलब सत्याग्रह आंदोलन। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1917, 1917। द रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ हैंड एंड फीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर हैंड एंड फीट। कि अगर हम वास्तविक खुशी चाहते हैं, हम अपने हेल्थ को कंसिस्टेंट यानी कि लगातार तरीके से बनाकर रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, तो हमें प्रॉपर सही तरीके से क्या यूज करना होगा? अपने हाथ और अपने पैरों को यूज करना होगा। मतलब हमें अपने हाथ पैर से काम करेंगे तभी हम आप प्रॉपर तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा हेल्थ बरकरार रह पाएगा। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे हैंड एंड फीट का यूज हमें प्रॉपर करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। आगे देखिए, एक यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, पावर शुड बी यूज ओनली मोरल पर्पस। मोरल पर्पस, हु सेड दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो गांधी जी ने ये स्टेटमेंट कहा है। और इसका यूज पूछेगा, इसका यूज किया गया है इस स्टेटमेंट का यहाँ पर भारत इज माई होम चैप्टर में। दूसरा नंबर आपका चैप्टर है भारत इज माई होम, उस चैप्टर में इसका जिक्र किया गया है, उस चैप्टर में इसका जिक्र किया गया है भारत इज माई होम में। तो इसका जिक्र, तो इस स्टेटमेंट का यूज किया गया है भारत इज माई होम में, लेकिन ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। तो पावर शुड बी यूज ओनली मोरल पर्पस का मतलब क्या होता है? शक्ति का इस्तेमाल हमेशा नैतिक कामों के लिए करना चाहिए, अच्छे कामों के लिए। अगर आपके पास शक्ति आ गया, किसी भी चीज का पावर आ गया, तो आप उसको गलत काम में यूज नहीं कर सकते हैं। गलत काम में यूज करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका गलत फायदा मिलेगा। इसलिए हमें नैतिक
कामों में इसका यूज करना चाहिए। महात्मा गांधी ऐसा कहते हैं, पावर का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए होना चाहिए या अच्छे कामों में होना चाहिए। यहां पर कहा गया कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ हार्मनी, जो संतुलन है एक सर्टेन लेवल तक, शारीरिक संतुलन जो है वो कंफर्ट जरूरी है, आराम भी जरूरी है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी या आवश्यक। तो ये 60 क्वेश्चन हमने इस क्लास में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, और आप अपने और भी आने वाली क्लासेस को अच्छे से अटेंड करके अपने अच्छे मार्क्स की तरफ जो है रुख कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स अपने एग्जाम में ला सकते हैं। अपने टेस्ट वगैरह जब भी जहां पर भी आप पढ़ रहे होंगे वहां पर अगर आप टेस्ट देंगे तो आपका अच्छा खासा मार्क्स आएगा। इवन एग्जाम में भी सारा क्वेश्चन यहीं से फंस कर आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट उल्टा सीधा जो भी कर सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि ये जो सेशन हम आपको अपलोड करके देंगे, सारा का सारा सेशन इसी पर जो है आधारित रहेगा। और हम आपको क्या करेंगे ऐसे कि चैप्टर का पहले इंट्रो करा देंगे, फिर यहाँ पर समरी, उसके क्वेश्चन आंसर, और फिर ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इससे आपका एक पूरा चैप्टर का क्लैरिटी हो जाएगा। और जैसे प्रीमियम कंटेंट होता है उसी तरह से हम आपको प्रीमियम कंटेंट यूट्यूब पर देने का प्रयास करेंगे। और यूट्यूब से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। हम इवन स्पोकन क्लास भी बहुत जल्द वो चलाने का प्रयास करेंगे, ताकि ये होगा कि आप वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ को सीख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।